हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक का एक नया चैप्टर फिर से शुरू करने जा रहे हैं और जिसका कि नाम है जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व। ठीक है, जो जीवन की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं इसमें हम बालकों की जो है 3 मुख्य अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे और उनको उन तीनों अवस्थाओं में जिन जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उनके महत्व के बारे में और कितने मात्रा में उनको ये पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ये सभी इस चैप्टर में हम जानेंगे। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी है पोषण और स्वास्थ्य, जो कि चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व भी करवाया है, यदि आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की जो है लिंक दी गई है, आप वहां से जा कर के सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता तो दिया गया है यहाँ पर लेबर्टन के अनुसार शिशु का आहार सभी प्रकार से पूर्णतः पौष्टिक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लेबर्टन जी ने बताया है कि शिशु का जो आहार है उसके आहार में जो है सभी तरह के पौष्टिक तत्व शामिल होने चाहिए। ठीक है, जिन जिन पोषक तत्वों की उसे आवश्यकता है। आगे देखते हैं, उनके अनुसार बालक को अपने संपूर्ण जीवन में शैशवावस्था को छोड़कर फिर कभी भी उसके शरीर के भार, आकार व नाप की दृष्टि से इतने पौष्टिक आहार की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, विशेषतः जो है खनिज लवणों तथा विटामिनों की। यहाँ पर बताया गया है कि संपूर्ण जीवन काल में जो है सबसे ज़्यादा पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता कब होती है? शैशवावस्था में होती है। ठीक है, और शैशवावस्था के बाद की जो अवस्थाएं होती हैं तो शैशवावस्था की तुलना में बाकी की अवस्थाओं में इतने ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और उसमें विशेषता बताया गया है जैसे कि आपके खनिज लवण हो गए और विटामिन्स हो गए। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे की ओर। आगे में दिया गया है शिशु के प्रथम 6 माह में शरीर के विकास की गति इतनी तीव्र होती है कि उसकी जो पूर्ति के लिए शिशु की ऊर्जा की आवश्यकता जो है एक कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति के ऊर्जा के बराबर की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि 6 माह का जो शिशु होता है, ठीक है, 6 माह तक का जो शिशु होता है उसके शरीर के विकास के लिए, ठीक है, हर तरह के विकास के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसा कि एक वयस्क व्यक्ति जो कि कठिन परिश्रम करने वाला हो उसकी ऊर्जा के बराबर की ऊर्जा जो है लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर यह बताया गया है कि 6 माह तक के जो बच्चे होते हैं उनके विकास के लिए सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं, 6 माह के पश्चात जो है शिशु की कैलोरी की आवश्यकता जो है क्रमशः जो है घटती जाती है। ठीक है, प्रथम वर्ष के प्रारंभिक महीनों में शिशु को प्रायः जो है 108 कैलोरी प्रति किलोग्राम प्रतिदिन के हिसाब से, ठीक है, आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है शरीर के भार के अनुसार कैलोरी। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे कि प्रारंभिक वर्ष के प्रारंभिक महीनों में शिशु को प्रायः 108 कैलोरी प्रति किलोग्राम प्रतिदिन के हिसाब से आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, तथा वर्ष के अंतिम 6 महीनों में ऊर्जा की आवश्यकता घटकर 98 कैलोरी प्रति किलोग्राम प्रतिदिन हो जाती है। तो ये जो आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मेन पार्ट है, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, प्रायः कैलोरी जो है प्रथम वर्ष के प्रारंभिक महीने में शिशु को प्रायः 108 कैलोरी प्रति किलोग्राम प्रतिदिन के हिसाब से, ठीक है, और अंतिम 6 महीनों में ऊर्जा की आवश्यकता घटकर कितनी हो जाती है? 98 किलो कैलोरी। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। आगे देखते हैं,
शिशु को यह ऊर्जा जो है माँ के दूध में उपलब्ध जो प्रोटीन होता है और उपलब्ध जो वसा होती है और कार्बोहाइड्रेट होता है उससे प्राप्त होती है। तो इसे भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अभी हम प्रोटीन के बारे में जानेंगे कि माता के दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। आगे देखते हैं। प्रोटीन। शिशु को प्रोटीन की आवश्यकता एक सामान्य व्यक्ति से कहीं अधिक होती है। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बताया। शिशु का शारीरिक भार जो है 6 महीने की अवस्था में जन्म के भार का 2 गुना हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए शिशु यदि जन्म के समय 3 केजी का है, 3 किलोग्राम का है, तो वह 6 महीने में उसका दुगना हो जाएगा। ठीक है, मतलब 6 किलोग्राम का हो जाएगा। इसी तरह से 1 वर्ष की अवस्था पर जन्म के भार का वह 3 गुना हो जाता है। मतलब 1 वर्ष तक शिशु कितने किलोग्राम का हो जाएगा? तो शिशु 9 किलोग्राम का हो जाएगा। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। शिशु के शारीरिक भार में यह वृद्धि सम्मिलित रूप से मांसपेशियों के बढ़ने, मस्तिष्क के विकास, हड्डियों की लंबाई व मोटाई बढ़ने के कारण होती है। ठीक है, किस कारण होती है? मांसपेशियों के बढ़ने, मस्तिष्क के विकास, हड्डियों की लंबाई व मोटाई बढ़ने के कारण होती है। इन सभी की वृद्धि के लिए जो है प्रोटीन की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रोटीन ही एक ऐसा तत्व है जो कि शारीरिक वृद्धि में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसीलिए प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर आप सभी को नोट करना चाहिए अपने नोट्स में। ठीक है, एक माह से 6 माह तक की आयु पर जो है 2.05 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम प्रतिदिन के हिसाब से 1 से 6 माह तक के आयु के बच्चे को इतने प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, कितने प्रोटीन की? तो 2.05 ग्राम प्रोटीन, ठीक है, प्रति किलोग्राम प्रतिदिन के हिसाब से आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं। 6 माह से 1 वर्ष तक के आयु के बच्चे के लिए कितने ग्राम प्रोटीन आवश्यक होती है? तो एक वर्ष तक के बच्चे के लिए, 6 माह से 1 वर्ष तक के बच्चे के लिए जो है 1.65 ग्राम, 1.65 ग्राम, ठीक है, प्रोटीन प्रति किलोग्राम प्रतिदिन के हिसाब से आवश्यकता पड़ती है। तो ये आंकड़े हैं, ये जो रेशियो है ना, ये पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में, तो इसे याद करना आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। शिशु को यह प्रोटीन जो है दूध से प्राप्त होता है। कहाँ से यह प्रोटीन प्राप्त होती है? तो यह जो 2.05 ग्राम प्रोटीन है, यह कहाँ से प्राप्त होती है? तो यह दूध से प्राप्त होती है। आगे देखते हैं। गाय, भैंस, बकरी के दूध में प्रोटीन की मात्रा माता के दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन की मात्रा की तुलना में 3 गुना होती है। ठीक है, गाय, भैंस, बकरी का जो दूध होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा माता के दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन की मात्रा की तुलना में जो है कितने गुना अधिक होता है? 3 गुना तक अधिक होता है। ठीक है, लेकिन माता के दूध में पाई जाने वाली जो प्रोटीन होती है उसकी मात्रा का कुल खाद्यान्न उपयोग जो है बहुत अधिक होता है। ठीक है, यदि बच्चे को जो है गाय, भैंस, बकरी के दूध की जगह पर माता का दूध दिया गया है तो उसका उपयोग जो है वह ज़्यादा मात्रा में करता है। ठीक है, जबकि गाय के दूध का कुल खाद्यान्न उपयोग बहुत कम हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया है। आगे देखते हैं। इसलिए माता के दूध को जो है शिशु के लिए उत्तम आहार माना जाता है। ठीक है, माँ के दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है? तो माँ के दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है उसे कहते हैं लैक्टोएल्ब्यूमिन। ठीक है, लैक्टोएल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन माता के दूध में पाई जाती है। तो इसे भी नोट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में। यहाँ पर हम शिशुओं की बात कर रहे हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, सभी प्रकार के दूध में जो है कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज के रूप में पाया जाता है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कार्बोहाइड्रेट बताओ किस रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो क्या बताएंगे कि लैक्टोज के रूप में पाया जाता है, ठीक है। दूध में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वह लैक्टोज के रूप में पाया जाता है। माता के दूध में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है गाय के दूध से जो है अधिक पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया है, कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है माता के दूध में अधिक पाई जाती है, ठीक है, गाय की दूध के तुलना में अधिक पाई जाती है। इसलिए जो शिशु माता का दूध नहीं पीते हैं तथा उन्हें गाय का दूध दिया जाता है तो उनमें जो है थोड़ी सी शक्कर मिला दी जाती है, ठीक है। शिशु कुल कैलोरी का 40% कार्बोहाइड्रेट जो है हाइड्रेट से पूरा करता है। कितना कार्बोहाइड्रेट वह ग्रहण करता है, तो 40%। आगे देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट की कमी को पूरा करने के लिए अन्य कार्बोहाइड्रेट में जो है ग्लूकोज या फिर सुक्रोज जो है ऊपर से मिला दिया जाता है, ठीक है। ग्लूकोज तथा सुक्रोज लैक्टोज की अपेक्षा जो है जल्दी घुल जाते हैं। ये तीनों ही प्रकार की शर्करा हैं आपकी, ठीक है, ग्लूकोज, सुक्रोज और लैक्टोज। तो ज़्यादा घुलनशील कौन है, ग्लूकोज और सुक्रोज, किसकी अपेक्षा में, लैक्टोज की अपेक्षा, ठीक है। लैक्टोज की अपेक्षा ग्लूकोज और सुक्रोज जो हैं जल्दी घुलनशील हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है फैट्स यानी वसा। तो अब यहाँ पर हम फैट्स के बारे में जानेंगे। शिशु को आवश्यकता अनुसार वसा की मात्रा दूध से प्राप्त होती है, ठीक है। शिशु को आवश्यकता अनुसार जो वसा है कहाँ से प्राप्त होती है, तो दूध से प्राप्त होती है, ठीक है। माता के दूध में वसा की मात्रा गाय व बकरी के दूध में पाई जाने माता के दूध में वसा की जो मात्रा है गाय व बकरी के दूध में पाई जाने वाली वसा की मात्रा के बराबर होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वसा जो है दोनों के दूध में जो है बराबर मात्रा में पाई जाती है। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन 3 गुना तक अधिक पाया जाता है किसके दूध में, गाय बकरियों के, ठीक है। और आपका कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट माता के दूध में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, गाय बकरी के दूध की अपेक्षा। और वसा जो है बराबर मात्रा में दोनों के दूध में जो है बराबर मात्रा में पाई जाती है। आगे देखते हैं, लेकिन भैंस के दूध में वसा की मात्रा कुछ ज़्यादा ही होती है, ठीक है। शिशु के उचित पोषण के लिए लिनोलिक अम्ल की जो है अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है। इससे देखिए आपका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है आप उसमें देखेंगे तो लिनोलिक अम्ल से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, आपको याद रखना पड़ेगा। शिशु के उचित पोषण के लिए लिनोलिक अम्ल की अधिक आवश्यकता होती है, तो इसे भी नोट डाउन करेंगे। आगे देखते हैं, जो कि माता के दूध में अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है शिशु को लिनोलिक अम्ल की, और यह कहाँ से मिल जाता है शिशु को, तो माता के दूध में दूध से आसानी से उसे यह प्राप्त हो जाता है। जो शिशु जानवर के दूध पर निर्भर रहते हैं ना, उन्हें जो है ऐसे शिशु जो जानवरों के दूध पर निर्भर रहते हैं उन्हें वनस्पति वसा के माध्यम से आवश्यक वसी अम्ल देना आवश्यक होता है, ठीक है। जैसे कि आपका मक्का हो गया, बिनौले का तेल हो गया और सोयाबीन हो गया, तो इसे भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, खनिज लवण। अब यहाँ पर हम जानेंगे खनिज लवण के बारे में। शिशु को मुख्य रूप से कैल्शियम, फास्फोरस व लौह लवण की अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है। कैल्शियम तथा फास्फोरस जो है शिशु के अस्थियों तथा दांतों के निर्माण में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, जबकि लौह लवण जो है रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होते हैं।
सिर्फ लौह लवण को छोड़कर बाकी सभी खनिज जो हैं लवणों की आवश्यकता की पूर्ति शिशु को माता के दूध से ही हो जाती है, ठीक है, किसे लौह तत्व को छोड़ करके, तथा लौह लवण की पूर्ति के लिए जो है शिशु को जो है आयरन ड्रॉप्स के रूप में दिए जाते हैं। तो इसे भी याद रखेंगे। अब यहाँ पर से आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ शुरू हो गया है जो कि आपको याद रखना है। आगे देखते हैं शिशु के लिए निर्धारित कैल्शियम और लवण की मात्राएं। तो 1 से 6 माह तक के शिशु के लिए देख लेते हैं। तो 0.5 ग्राम प्रतिदिन, ठीक है। कौन सा तो कैल्शियम की यहाँ पर बात की गई, ठीक है। कैल्शियम कितने मात्रा में चाहिए होता है? 0.5 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से। और लौह लवण लौह लवण कितनी मात्रा में? तो लौह लवण जो है आपका 3.0 मिलीग्राम प्रतिदिन के हिसाब से, ठीक है। कैल्शियम किस लिए? हड्डियों के विकास के लिए, दांतों के विकास के लिए। और लौह लवण किस लिए? तो हीमोग्लोबिन के विकास के लिए। आगे देखते हैं 6 माह से 1 साल तक की आयु तक के बच्चे के लिए। तो इसे भी कितने की आवश्यकता होती है कैल्शियम की? तो 0.5 ग्राम, ठीक है। दोनों के लिए समान ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लौह लवण जो है इसकी मात्रा अलग अलग है। लौह लवण की कितनी आवश्यकता होती है? तो 7.0 मिलीग्राम प्रतिदिन के हिसाब से। आगे देखते हैं विटामिन्स, ठीक है। विटामिन्स के बारे में देखेंगे। माता तथा पशु दूध में सभी प्रकार के विटामिन्स पाए जाते हैं। शिशु अपने लिए आवश्यक विटामिन्स की मात्रा माँ के दूध से ही क्या करता है? प्राप्त करता है। आगे देखते हैं शिशु के लिए निर्धारित विटामिन्स की मात्राएं। जन्म से 6 माह तक के शिशु के लिए विटामिन, यहाँ पर कौन कौन सी विटामिन दिया गया है? विटामिन ए दिया गया है, विटामिन डी दिया गया है और विटामिन सी दिया गया है। तो यहाँ पर विटामिन ए को कहते क्या हैं? विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन डी का क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। जन्म से 6 माह तक के लिए विटामिन ए की आवश्यकता कितनी होती है? तो यहाँ पर दिया है 1400 IU, ठीक है। इसको IU ही बोलेंगे, 1400 IU। और विटामिन डी की आवश्यकता कितनी होती है? तो यह होती है 350 IU, ठीक है। और विटामिन सी कितना है? तो विटामिन सी जो है 25 मिलीग्राम, ठीक है। कितने से कितने बच्चे के लिए? तो यह है जन्म से लेकर के 6 माह तक के बच्चे के लिए। आगे देखते हैं 6 माह से 12 माह के बच्चे के लिए देखते हैं। तो इसमें विटामिन ए की आवश्यकता कितनी होती है? 1400 IU, ठीक है। विटामिन डी की आवश्यकता कितनी होती है? 350 IU, ठीक है, 350 IU। और आपका विटामिन सी वो भी है 25 मिलीग्राम। तो इसे याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, फिर से 1 मिनट, हाँ, नेक्स्ट है आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में जानेंगे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आयु देख लेते हैं। जन्म से 6 माह, ठीक है। थायमीन जो है, थायमीन को कहते हैं आपका B1, ठीक है। B1, विटामिन B1 को थायमीन कहा जाता है। इसकी कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है जन्म से लेकर 6 माह तक के शिशु को? तो इसकी आवश्यकता होती है 55 माइक्रोग्राम, ठीक है, या किलोग्राम। इसी तरह से राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 को कहते हैं। तो इसकी आवश्यकता कितनी होती है? 65 माइक्रोग्राम या किलोग्राम, ठीक है। इसी तरह से आपका नाइसिन हो जाएगा। इसकी कितनी आवश्यकता होती है? 71 माइक्रोग्राम, 71 माइक्रोग्राम या किलोग्राम। इसी तरह से आपका फोलिक एसिड हो जाएगा, विटामिन B9 जो है 25 माइक्रोग्राम,
और इसी तरह से आपका B6 हो जाएगा जिसे कि पायरिडॉक्सिन कहते हैं। ठीक है, इसकी कितनी आवश्यकता होती है? 0.1 मिलीग्राम। तो इसे याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से 6 माह से 12 माह तक के बच्चे के लिए यहाँ पर कम हो गया है। ठीक है, 50 माइक्रोग्राम या किलोग्राम। आगे देखते हैं, राइबोफ्लेविन 60 माइक्रोग्राम या फिर किलोग्राम। इसी तरह से नाइसिन 65 माइक्रोग्राम या प्रति किलोग्राम। आगे देखते हैं, इसी तरह से आपका हो जाएगा फोलिक एसिड 25 माइक्रोग्राम और विटामिन B6 अर्थात कि पायरिडॉक्सिन जो है 0.4 मिलीग्राम। ठीक है, एक बार इसे फिर से देख लेते हैं। 50 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम। ठीक है, 60 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम, इसी तरह से 65 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम और 25 माइक्रोग्राम और 0.4। ठीक है, यानी कि 0.4 मिलीग्राम। तो यह हो गया आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने कितने मात्रा में आवश्यक होता है एक शिशु के लिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। अभी बहुत सारी विटामिन्स बची हुई हैं, उनके बारे में जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।